कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें आप देखिए संख्याओं का औसत 20 है और यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 22 व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 18 हो तो छठी संख्या याद कीजिए। 11 संख्याएं हैं, पहले से 6 और पीछे से 6। इस तरह से 6 और 6 12 गिनते हैं, इसका मतलब छठे नंबर की जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत सिंपल ढंग से करना है हमें। देखिए यहाँ एक टेबल नुमा बना रखा है मैंने। 11 संख्याएं हैं हमारे पास, इनका औसत 20 है और इसलिए 11 इंटू 20 बराबर हो गया 220। अब दूसरी स्टेप में हमको दे रखा है 6 संख्याओं का औसत 22 है और दोबारा 6 संख्याओं का औसत 18 है। तो इसका मतलब हुआ 6 इंटू 22 प्लस 6 इंटू 18। 22 और 18 दोनों के साथ 6 का गुणा हो रहा है, इसलिए 6 को हम कॉमन लेंगे और 22 और 18 को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ आ गया 40। कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है कि पहले जो संख्याएं दी थी उसमें औसत का गुणा करके कुल संख्या निकालनी है। बाद में हमें जो संख्याएं दी हैं वो 6 हैं, तो हमें दोनों के औसत को जोड़ देना है और वो गुणा कर देना है। इस तरह से 6 इंटू 40 करने पर हमारे पास आएगा 240 और ये जो 240 आया, इस 240 में से हम पहले वाली जो कुल संख्या प्राप्त हुई थी 220 उसको घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है वो हमको दूसरा प्रश्न दे रखा है और वो दूसरा प्रश्न इस प्रकार का है कि एक दिहाड़ी मजदूर की 9 दिन की औसत कमाई 300 रुपया है और प्रथम 5 दिन की कमाई का औसत 250 व अंतिम 5 दिन की कमाई का औसत 400 रुपये हो तो पांचवें दिन की कमाई कितनी है। ऐसा इस प्रश्न है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ क्या करना है हमको, 9 दिन की औसत कमाई 300 रुपया है, इसका मतलब पहले हम 9 और 300 का गुणा कर देंगे और जब हम 9 और 300 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2700 रुपया। फिर हम वही तरीका, 5 दिन आया है तो प्रथम 5 दिन की औसत कमाई 250 और अंतिम 5 दिन की औसत कमाई 400 रुपया। तो दोनों औसत को जोड़ देंगे, 400 में 250 को जोड़ देंगे और 400 में 250 को जोड़ने पर 650 आया और उसका गुणा 5 के साथ करेंगे। इस तरह से हमारे पास आया 5 इंटू 650 और 650 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3250 और इसके दोनों को हम घटा देंगे तो घटाने पर हमारे पास आएगा 3250 में से 2700 जो पहले वाली टोटल थी उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 550 रुपया। इसका मतलब उस मजदूर को पांचवें दिन जो मजदूरी मिली वो है 550 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के दोहरान वाले जो प्रश्न है जिसमें किसी एक संख्या का दोहरान हो रहा है, ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमें करना क्या है, कुल जो दिन है उसमें पहले जो औसत दिया है उसका गुणा कर दीजिए, फिर बाद में अगर हमको दो अलग अलग औसत दिए हैं तो दोनों औसत को जोड़ दीजिए और वो 5 दिन या 6 दिन जो भी उसके आधे से एक अधिक दिन दे रखे हैं उनका हमको उसमें गुणा कर देना है। फिर दोनों के गुणनफल में से जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटा देना है तो हमारे पास उस 5वें दिन की या 90 दिन की ऐसी जो भी हमको औसत पूछा गया है उस औसत को हम उस संख्या को उस मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। अगले प्रश्न में भी सवाल कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव भी है कि ए बी और सी के प्राप्तांकों का औसत 80 अंक है। ए बी और सी के प्राप्तांकों का औसत 80 अंक है। ए बी और सी के प्राप्तांकों का औसत 80 अंक है। तो हमें क्या पूछा है, बी सी डी के प्राप्तांकों का औसत 90 अंक है, डी के प्राप्तांक 95 अंक हों तो ए के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी और सी
और उनके प्राप्तांकों का औसत 80 दिया है। इसका मतलब ए बी सी के कुल अंकों का योग कितना होगा, तो हम 3 और 80 का गुणा करेंगे और कुल अंक आ गए हमारे पास 240। कुल अंक कितने आ गए हमारे पास, 240 आ गए। अब बी सी और डी के प्राप्तांकों का योग वो भी 3 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए आप, बी सी और डी लिखा मैंने, और उनका 90 और 3 का गुणा किया तो 270 आए। इस तरह से बी सी डी के कुल अंक 270 आए, परंतु उसमें से हमको डी के प्राप्तांक दे रखे हैं 95 अंक। डी के प्राप्तांक 95 अंक है, इसके जो टोटल आई हमारे पास 270, उस 270 में से 95 डी के प्राप्तांक को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ गए 175 अंक, 175। अब ए बी सी में बी सी दोनों फिर से थे और बी और सी की टोटल हमको पता पड़ गई यहाँ पर कितनी, 175, और ए बी सी की टोटल पहले से पता है कितनी, 240। तो ए के प्राप्तांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 में से 175 को घटाएंगे, और 240 में से जब हम 175 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका, 65 अंक। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। इसे फिर से समझ लीजिए आप एक बार। क्या करना था, पहले ए बी सी के प्राप्तांकों का औसत दिया था, तो 3 व्यक्ति हैं और तीनों का औसत 80 है, तो 3 इंटू हमने क्या कर दिया, 80 कर दिया, 240 आया। दोबारा फिर 3 व्यक्ति हैं बी सी डी, और उनका हमने गुणा कर दिया, तो उनका क्या आ गया, बी सी डी का हमारे पास 270 आ गया। अब उसमें से डी का हमको दे रखा है 95, तो 270 में से 95 को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 175। और वो 175 किसकी टोटल है, बी और सी की टोटल है, तो बी और सी की टोटल को जो है वो ए बी सी की टोटल में से घटा देंगे तो हमारे पास ए के प्राप्तांक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ऐसा ही एक और अन्य उदाहरण लेते हैं अपन। यहाँ देखिए, राम, लखन और सीता की लंबाई का औसत 150 सेंटीमीटर है तथा लखन, सीता और गीता की लंबाई का औसत 145 सेंटीमीटर है। यदि गीता की लंबाई 148 सेंटीमीटर हो तो राम की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से पहली स्टेप में हमको क्या दे रखा है, राम, है ना, राम के साथ लक्ष्मण और लक्ष्मण के साथ सीता। तो राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों की टोटल कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 150, जो औसत दे रखा है उससे गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा हमारे पास 450। दूसरी स्टेप में हमको 3 व्यक्ति दूसरे दे रखे हैं, लखन, सीता और गीता, जिसमें से 2 पहले वाले ही है। लखन और सीता पहली स्टेप में भी थे, लखन और सीता दूसरी में भी है। तो दूसरी स्टेप में हमारे पास हो गया लखन, सीता और गीता, और उन तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 145 करेंगे। 3 इंटू 145 करने पर हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 145 करने पर आया 435। अब इसमें से क्या हुआ, यदि इसमें से गीता की लंबाई 148 है, यानी कि जो हमारे पास 435 हो रहा है, उस 435 में से जो गीता है उसकी लंबाई हमको दे रखी है और वो गीता की लंबाई है 148। तो हम 435 में से 148 को माइनस करेंगे और 435 में से गीता की जो लंबाई हमको दे रखी है 148, उस 148 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 287 सेंटीमीटर। ये 287 सेंटीमीटर किस किस की लंबाई का योग है, तो ये लक्ष्मण और सीता की लंबाई का योग है। इसका मतलब राम की लंबाई कितनी होगी, तो राम की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, राम, लक्ष्मण और सीता की जो कुल लंबाई पहले हमने निकाल रखी थी 450, उस 450 में से हम क्या करेंगे, लक्ष्मण और सीता की जो लंबाई हमने अभी निकाली कितनी, 287, इसको घटा देंगे और 450 में से 287 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 163 सेंटीमीटर। तो इस तरह से राम की लंबाई हम निकाल सकते हैं 163 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, एक पुलिस थाने द्वारा लॉकडाउन के प्रथम सप्ताह में पकड़े गए अपराधियों का औसत 12 प्रतिदिन है, परंतु लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में पकड़े गए अपराधियों का औसत 18 प्रतिदिन है, तो 14 दिन का वास्तविक औसत कितना होगा। दो अलग अलग समूह है हमारे पास, पहले 7 दिनों का औसत 12 है, दूसरे 7 दिनों का औसत 18 है। तो हमें अगर दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो उसका औसत क्या होगा वो ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है।
हम दोनों दिनों की संख्या कितनी है 7 और औसत कितना है 12, उनका गुणा करेंगे। 7 और 12 का गुणा कितना आया हमारे पास 84 आ गया। इसी तरह से दूसरे में दिनों की संख्या वही 7 परंतु औसत कितना है 18 और गुणा करेंगे तो कितना आया 126। दोनों की टोटल को हम जोड़ देंगे तो 84 और 126 को जोड़ने पर हमारे पास 210 आएगा, परंतु दिनों की संख्या कितनी हो गई 14 और इसलिए अब हम नया औसत निकालेंगे तो 14 दिनों का कुल औसत या 2 सप्ताह का कुल औसत कितना आएगा तो 210/14 यानी कि ये 7 से कट रहे हैं है ना 30/2 और ये 30 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास आंसर कितना आया 15। तो इस तरह से हम अगर दो समूह अलग अलग है और दोनों अलग अलग समूहों का औसत हमको दे रखा है और उस समूह को फिर मिक्स कर दिया जाता है, पूरा एक समूह बना दिया जाता है, तब उसका औसत क्या होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक गांव के 10 वार्डों की औसत मतदाता संख्या 220 है। एक गांव के 10 वार्डों की औसत मतदाता संख्या 220 है। भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि वार्ड संख्या 6 के मतदाताओं की संख्या 290 के स्थान पर 190 लिखी गई थी। सही औसत ज्ञात कीजिए। त्रुटि हो गई, औसत निकालते समय त्रुटि हो गई कि जहां 290 लिखना था वहां 190 लिखा गया। तो इस प्रकार के सवालों को हम थोड़ी सी ट्रिक लगाकर बहुत सरलता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास पूर्व का औसत दिया है हमको, गलत औसत क्या है तो हमारे पास गलत औसत जो है वो दे रखा है और ये गलत औसत कितना है 220 है। गलत औसत कितना है हमारे पास 220 है। अब गलती क्या की गई तो गलती ये की गई कि 190 लिखा गया। सॉल्व करते समय कितना लिखा गया 190, जबकि लिखना क्या था 290 लिखना था। तो सही औसत क्या होगा। और इस प्रकार के प्रश्नों में जब हमको सही औसत निकालना है तो सही औसत क्या होगा, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ और उस ट्रिक से आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। जब हमको सही औसत निकालना है तो सीधा सीधा सही औसत बराबर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, गलत औसत प्लस सही संख्या जो लिखनी थी माइनस गलत संख्या जो लिखी गई बटा उस सवाल में कुल पद कितने हैं, यानी कि वार्ड कितने हैं वो आएगा यहाँ पर। और वो मान जब हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास ये क्या आ रहा है देखिए आप, जब हम इसको इस तरह से रखते हैं तो हमारे पास 220 गलत औसत और उसके साथ ही साथ सही प्रेक्षण मतलब वास्तव में कितना लिखना था 290 लिखना था, लिखा कितना गया हमारे पास तो 190 लिखा गया और कुल वार्ड उस पंचायत में कितने हैं 10। तो इस तरह से जब हम इसको सरल करेंगे तो ये आ गया 220 प्लस 100/10। 290 में से 190 घटाया तो 100 की त्रुटि हुई थी 100/10 और 220 में इस तरह से जब हम 100/10 करेंगे तो 10 आएगा और 220 में उस 10 को जोड़ेंगे तो 230 आएगा। इसका मतलब उस वार्ड का उस ग्राम पंचायत का वास्तविक जो औसत है वो हमारे पास कितना आएगा 230 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का औसत क्या था। अगर मतलब ये इस प्रकार का प्रश्न है कि सभी जो संख्याएं हमको दी हैं उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाए या उसमें एक निश्चित संख्या को घटा दिया जाए। 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व सभी कैंडिडेट 5-5 साल छोटे थे, मतलब सबकी आयु में से हमको 5-5 घटाना है। अगर यही प्रश्न हमें ऐसा पूछा जाता कि 5 वर्ष बाद क्या होगा तो हमें सभी कैंडिडेट की आयु में से क्या करना पड़ता 5-5 को जोड़ना पड़ता। तो इस प्रकार के सवाल को हम एक टेबल बनाकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी हमारे पास 10 और उनकी औसत आयु कितनी है वर्तमान में 15। यहाँ समयांतर कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ये है यूं लिखा है यानी कि वर्तमान की बात है। तो इन 10 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो गई तो 15 × 10 यानी कि कुल आयु हो गई 150 वर्ष। अब विद्यार्थी तो वो के वो 10 थे, लेकिन यहाँ हमें पूछा क्या गया है
5 वर्ष पूर्व, है ना, और औसत आयु हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब समयांतर कितना हो गया, -5। समयांतर कितना हो गया, -5। और इस -5 का गुणा हम 10 विद्यार्थियों के आयु साथ करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी -50। अगर 5 वर्ष बाद पूछा गया होता तो क्या आता, +50 आता, और +50 आता, उसको कुल आयु में जोड़ते तो 150 + 50 = 200 होता। लेकिन यहाँ पर हमें 5 वर्ष पहले का पूछा गया है, तो 150 में से उस 50 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100। और इसलिए औसत निकालेंगे तो क्या हो गया, औसत हो गया 100/10, और 100/10 बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। 100/10 बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो इस तरह से अगर यहाँ 5 वर्ष बाद पूछा होता तो कितना हो जाता, 50 प्लस करते, और ये 50 जैसे ही हमारे पास प्लस हो जाता तो यहाँ जो संख्या थी हमारे पास वो कितनी हो जाती, 100 की जगह कितनी हो जाती, 2 हो जाती, 200 हो जाती, है ना। और अब हम क्या करते, अब हम 200 में भाग लगाते, कितने का भाग लगाते 200 में, वही 10 का भाग 200 में लगाते हम, और 200 में 10 का भाग लगाते तो हमारे पास 0 से 0 कट जाता, और 0 से 0 कट जाने पर कितना उत्तर आता, 0 से 0 कटने पर हमारे पास जो उत्तर आता वो हो जाता 20। इसका मतलब इसी सवाल में अगर हमें ये पूछा गया होता कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा तो उसका आंसर आता 20 वर्ष। लेकिन अभी हमको पूछा है तो अभी हमारे पास उसका आंसर कितना आ रहा है, 10 वर्ष आ रहा है। तो इस तरह से जब प्रत्येक संख्या में कोई निश्चित राशि जोड़ी जाए या कोई निश्चित राशि घटाई जाए तब जो सवाल होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, मोहन अपनी साइकिल से ए से बी स्थान की जो दूरी है, मोहन अपनी साइकिल ए से बी स्थान की जो दूरी है, कि हमको, मैं इसको डिलीट करता जा रहा हूँ। मोहन अपनी साइकिल से ए से बी तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, परंतु लौटते समय उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो मोहन की पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। मोहन अपनी साइकिल से ए से बी तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और लौटते समय उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो मोहन की पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बहुत एक छोटी सी ट्रिक के साथ संपन्न हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हमारे पास देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने एक चित्र बना रखा है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। बी और ए के बीच की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। इसका मतलब मोहन ने ए और बी के बीच में कितने चक्कर पूरे किए, तो एक बार वो ए से बी गया, दूसरी बार बी से ए आया। दोनों दूरी को उसने कितनी बार तय किया, 2 बार तय किया। ए और बी, बी से ए 2 बार तय किया। तो इसका ट्रिक ध्यान रखिए आप, औसत निकालने का इसका ट्रिक हो जाएगा 2 बार तय किया और 2 बार तय किया इसका, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि उसने उस दूरी को 2 बार तय किया। किस किस वेग से तय की, किस किस चाल से तय की, तो देखिए पहली बार थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उन दोनों का 2 में गुणा कर दीजिए, 2 × 15 × 12 बटे वो दोनों जो चाल थी उसकी, उन चाल को यहाँ जोड़ दीजिए, 15 + 12। बहुत ही सिंपल सवाल कि अगर एक बार आने में और दूसरी बार जाने में दोनों चाल अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, औसत चाल निकालने के लिए 2 × प्रथम चाल × द्वितीय चाल बटा प्रथम + द्वितीय चाल का योग। तो इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 × 15 × 12, है ना। 12 पहले लिखो 15 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 15 × 12 बटे 15 + 12, तो 2 और 15 का गुणा 30 हुआ और 30 का गुणा 12 के साथ किया, ठीक है, और उसमें 15 + 12 यानी कि 27 का भाग लिया, तो हमारे पास क्या आया, 13.5
3 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ गई? 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझा आप इस सवाल को, ये एक ही दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी एक ही है, परंतु पहली बार जाने की परिस्थितियां अलग थी, आने की परिस्थितियां अलग थी, और इसलिए समान दूरी को उसने कितनी बार तय किया? समान दूरी को 2 बार तय किया। और इसलिए इसकी ट्रिक याद रखें, 2 इंटू क्या करेंगे, आने की चाल इंटू जाने की चाल बटा उन दोनों चालों का योग। ये इसकी ट्रिक है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए जहां दूरी समान है, ध्यान रखना दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उस अवस्था में हम प्रश्न को इस विधि से आसानी से सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जिसमें इसी प्रकार का हो, लेकिन मान लीजिए वो 3 बार समान दूरी को वो 3 बार तय करता है। तो 3 बार तय करेगा तब हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को मैंने यहाँ कोशिश की आपको समझाने की, और इसके लिए भी एक ट्रिक बताने की भी कोशिश की है। जैसे आप देखिए, बिमला अपनी स्कूटी से साबला से उदयपुर की दूरी में प्रथम 40 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा, द्वितीय 40 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा व तृतीय 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। है ना? साबला से उदयपुर की कुल दूरी कितनी है? इस सवाल में इसने दे रखी है वो है 120 किलोमीटर, और उस 120 किलोमीटर दूरी को उसने 3 भागों में तय किया। पहली बार 40 किलोमीटर तक उसकी जो चाल थी वो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 40 किलोमीटर में उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम 40 किलोमीटर में उसकी चाल कम हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो पूरी यात्रा में पूरे 120 किलोमीटर की यात्रा का औसत निकालें तो कितना होगा? अब यहाँ देखिए मैंने इसको चित्र द्वारा बताया है कि मान लीजिए उसने ए से बी की जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, फिर अगली 40 किलोमीटर की दूरी बी से सी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, और अंतिम 40 किलोमीटर की दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। अब इसका ट्रिक हमको क्या करना है? तो 3 दूरियां यहाँ पर समान हैं। कितनी दूरियां समान हैं? 3 दूरियां। तीनों दूरियां कितने कितने किलोमीटर की है? 40-40 किलोमीटर। और चूंकि 3 समान दूरियां हैं, इसलिए हम अंश में क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। उस पहले वाले सवाल की तरह हमें अंश में क्या लेना है? 3 लेना है, क्योंकि तीनों दूरियां समान है। साथ ही हमें क्या करना है? तो यहाँ आप ध्यान देना, साथ में हमको तीनों चालों का गुणा कर देना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 40। फिर जब 2 दूरियां होती थी तो हम क्या करते थे? दोनों चालों को जोड़ करके नीचे लिख देते थे। लेकिन यहाँ 3 दूरियां हैं, जब यहाँ 3 दूरियां हैं तो हम क्या करेंगे कि देखो पहली बार उसकी चाल कितनी थी? 50, तो बची हुई दूरियां की चालें क्या हुई? 60 इंटू 40, यानी कि 60 इंटू 40 का गुणा करना है और वो हमें हर में रखना है। प्लस जब 60 किलोमीटर से तय की तो 2 चालें बची हुई कौन सी हो गई? 50 और 40, तो 50 और 40 का गुणा करना है और वो हमें पर में रखना है। तीसरी चाल जब उसकी 40 किलोमीटर थी तब बची हुई चाल कौन सी हो गई उसकी? 50 और 60, तो 50 और 60 का गुणा करना है और वो हमें हर में रखना है। तो इस तरह से हमारे पास अंश में मान क्या हो गया? 3 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 40, और हर में देखिए हम गुणा करेंगे, 60 इंटू 40 का गुणा करेंगे तो 2400, 50 इंटू 40 का गुणा करेंगे 2000, और 50 इंटू 60 का गुणा करेंगे 3000, और इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 40 बटे 7400। और ये जीरो से जीरो, एक जीरो ऊपर 60 के जीरो से, दूसरा जीरो 40 के जीरो से कट जाएगा, और इस तरह से बची हुई संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600 बटा 74, 74, और 3600 में हम 74 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 48.64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसका तीसरा अंक निकालेंगे तो तीसरा अंक 5 से अधिक आएगा, और इसलिए ये हो जाएगा 48.65 किलोमीटर प्रति घंटा भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब बहुत से लोगों ने इसमें मेरे को आपत्ति बताई थी, जब बताया था कि सर इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो इसको और ऐसी कोई ट्रिक बताइए कि हम इसको छोटा कर सकें। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए कि यहाँ हम देख रहे हैं तीनों जो हमारे पास चालें हैं उन सब चालों में
10 कॉमन है, 10 का भाग इसमें भी जाता है, 10 का भाग 60 में भी जाता है, 10 का भाग 40 में भी जाता है ना? और इसी तरह से सब में 10 कॉमन है तो हम उस 10 को बाहर निकाल देते हैं, और जब हम 10 को वहां से हटा देंगे या 10 से सबको डिवाइड कर देंगे तो जो 50 है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो 60 है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो 40 है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से हर में जो हमारे पास 60 इंटू 40 था वो 6 इंटू 4 हो जाएगा, जो 5 इंटू 40 था वो 5 इंटू 4 हो जाएगा, और जो 50 इंटू 60 था वो 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो संख्याएं सब छोटी हो गई। फिर से ध्यान रखें, हमने सबका जीरो हटा दिया, ट्रिक वो ही, क्योंकि 3 समान दूरियां तय कर रहा है और 3 समान दूरियां तय कर रहा है इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। फिर सबका जीरो हटाने पर 5 इंटू 6 इंटू 4, फिर जब 5 की बात करेंगे तब 6 इंटू 4 की जोड़ रखनी है, 6 की बात करेंगे तब बचे हुए दो संख्या 5 इंटू 4 का गुणा करना है, और जब 4 की बात करेंगे तब बची हुई दो संख्या 5 इंटू 6 का गुणा करना है, और इन सबको हर में जोड़ देना है। और जब इन सबको हर में हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ऊपर तो गुणा आया 360, नीचे आया 74। परंतु हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें से 10 को बाहर निकाल दिया था, और इसलिए हम 10 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो वो का वो आंसर हमारे पास 48.64 आ जाएगा। ऐसा 10 को कॉमन लेने पर या 10 का बाद में गुणा करने पर हमारा सवाल जो है वो और भी छोटा हो जाता है, और भी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही ट्रिक वाला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप, एक कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों का औसत वजन 59 किलोग्राम है। एक कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों का औसत वजन 59 किलोग्राम है। मतलब एक कार्यालय में कितने कार्मिक है हमें नहीं पता, उसमें महिलाएं कितनी है वो भी हमको नहीं पता, उसमें पुरुष कितने हैं वो भी हमको नहीं पता, परंतु उन सबका जो औसत वजन है वो हमको दिया है 59 किलोग्राम। उसमें से उन्होंने दो समूह बना दिए, एक महिलाओं का समूह बना दिया और उस पहले समूह का औसत वजन है 64 किलोग्राम, दूसरा पुरुषों का समूह बना दिया और उस पुरुषों के समूह का औसत वजन है 56 किलोग्राम। तो कार्यालय में महिला तथा पुरुषों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा वो हमें ज्ञात करना, कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ एक ट्रिक बता रखी है, मैंने देखिए आप, पहले सबसे पहले हमने लिखा पुरुषों का औसत और उसके नीचे पुरुषों का औसत कितना हमारे पास 56। ये मेरी पेंसिल घूम रही है, आप देखिए पुरुषों का औसत कितना है 56। इसी तरह से दाईं तरफ महिलाओं का औसत, और महिलाओं का औसत कितना दे रखा है हमको 64। अब क्योंकि प्रतिशत पूछा है इसलिए हम मान लेते हैं कि माना कि उस कार्यालय में कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है 100 है और उनका कुल औसत कितना है 59। कुल संख्या 100 है और कुल औसत 59 है। अब हम दोनों औसत की तुलना करते हैं तो देखिए पुरुषों का औसत क्या है, कुल औसत से 3 कम है 56 और 59, और इसलिए दोनों को हम घटाएंगे। ध्यान रखें हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ऐसे सवालों में। तो 59 में से 56 निकालने पर हमारे पास कितना आ गया 53 आ गया। 59 में से 56 घटाने पर कितना आया 53 आया। इसी तरह से महिलाओं का औसत कितना हमारे पास 64, और 64 में से 59 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, 64 में से 59 घटाने पर हमारे पास आ गया 5। दोनों औसत को कुल औसत में से घटा दिया और उत्तर हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। तो 59 में से 56 घटाया 3 आया और 64 में से 59 घटाया 5 आया। अब हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिए पुरुषों का प्रतिशत कितना हुआ, तो पुरुषों के औसत को महिलाओं के औसत में से कुल औसत को घटाया तो 5 आया। वो 5 जो आएगा वो पुरुषों के प्रतिशत को व्यक्त करेगा। रिवर्स ध्यान दें आप, महिलाओं के औसत में से कुल औसत को घटाया तो 5 आया और ये किसका प्रतिशत व्यक्त करेगा, ये पुरुषों का प्रतिशत व्यक्त करेगा। इसी तरह से पुरुषों के औसत को कुल औसत में से घटाया तो 3 आया और ये किसको व्यक्त करेगा, महिलाओं के प्रतिशत को व्यक्त करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप हम क्या कर रहे हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना हुआ हमारे पास वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या पहला अंतर हमारे पास 5 आया था, दूसरा अंतर हमारे पास 3 आया था, तो पहला अंतर 5 बटा 5 प्लस 3 इंटू 100 प्रतिशत में बदलना है। 100 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 बटा 8 इंटू 100 और उत्तर आएगा 62.5%। इसी तरह से महिलाओं का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ
कुल में से पुरुषों का औसत घटाने पर जो संख्या आई उसको लेना पड़ेगा, और वो आई हमारे पास 3, और 3/5 + 3, क्योंकि दोनों में अंतर 5 + 3, इधर 5 है इधर 3 है, इसलिए वो लेना है। तो 3/5 + 3 इंटू 100, और इस तरह से ये हुआ 3/8, और 3/8 का 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 37.5%। तो इस तरह से महिलाओं का जो प्रतिशत है हमारे पास वो कितना हुआ, महिलाओं का जो प्रतिशत है वो हमारे पास आ गया 37.5%, और पुरुषों का जो प्रतिशत है वो आया हमारे पास 62.5%। अंतिम इस कड़ी का जो सवाल है वो इस प्रकार का है, जो कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या 1 से 11 तक के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, या प्राकृत संख्या 1 से 9 तक के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, या प्राकृत संख्या 1 से 10 तक के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको सीधा सीधा घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब, 2 का घन यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार बराबर 8। तो इस तरह से ऐसे 1 से 11 तक की सारी संख्याएं हमको लिखनी है, और 1 से 11 तक की सारी संख्याएं लिखने के बाद हमें क्या करना है, उनका औसत निकालना है। तो उसका एक सीधा सीधा फार्मूला आप याद रखें, और वो फार्मूला है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। और उस फार्मूले से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास n का मान है 1 से 11 यानी कि 11 इंटू 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, है ना। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा 11 इंटू 12 इंटू 12, 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 12 इंटू 12। तो इस तरह से हमारे पास अंश में हो गया 11 इंटू 12 इंटू 12 बटे 4, और इस 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार, और इस 3 का गुना 12 से, और उसका जो आंसर है उसका गुना 11 से करेंगे तो इस तरह से हमको कितना मिलेगा 396 मिलेगा। तो ये औसत के अपना जो पहला औसत भाग 1, औसत भाग 2 और औसत भाग 3, इस तरह से हमने जो ये 3 भाग किए, इन तीनों भागों में इस औसत से संबंधित अपना जो पूरा टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।